हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे कार्ल यूंग्स पर्सनालिटी थ्योरी। तो इस थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे और कार्ल यूंग की जो थ्योरी है उसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास साइकिक एनर्जी का एक कंसेप्ट है जिसमें हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ऑपोजिट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल एंड एंट्रोफी प्रिंसिपल। फिर हम सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। इसके अंदर ईगो, पर्सनल कॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को हम अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो है आर्कीटाइप्स का, उसको देखेंगे। फिर हमारी पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स हैं, तो साइकोलॉजिकल टाइप्स को देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कैसे होती है कि कैसे अलग अलग फेजेस होते हैं। और एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इंडिविजुएशन की, उसको हम देखेंगे। और लास्ट में हम कवर करेंगे असेसमेंट इन यूंग्स थ्योरी। तो अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो कार्ल यूंग एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सो इसको हम कार्ल यूंग प्रोनाउंस करेंगे, कार्ल जंग प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और इनकी थ्योरी का नाम क्या है? एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सो कार्ल यूंग, अ स्विस साइकेट्रिस्ट एंड अ फॉर्मर फॉलोवर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, प्रपोज द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो ये थ्योरी प्रपोज किसने की है? कार्ल यूंग ने, जो एक स्विट्जरलैंड के साइकेट्रिस्ट है और सिगमंड फ्रॉइड के एक फॉलोवर थे, उनके डिसिपल थे। ठीक है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे इन दोनों के जो एग्रीमेंट नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने अपनी कुछ अलग थ्योरीज बना दी। ठीक है, और इनको हम नियो फ्रूडियन भी बोलते हैं या पोस्ट फ्रूडियन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रूइड के बाद में अपनी थ्योरीज दी है। ठीक है, फ्रूइड ने अपनी थ्योरी दे दी साइको एनालिसिस, बट ये इनके कुछ फॉलोवर्स थे जिनका इनके साथ कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, कि मान लो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे ये एग्री नहीं करते थे, तो इन्होंने अपनी कुछ अलग थ्योरीज बना दी। तो इसलिए इनको न्यू फ्रॉडियन या फिर पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट कौन कौन से पॉइंट्स पे था। डिसएग्रीमेंट बिटवीन कार्ल यूंग एंड फ्रूइड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट था वाज द रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, कि हमने देखा कि फ्रूइड ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया सेक्सुअल एस्पेक्ट्स में, और उन्होंने लिबिडो को बताया कि हाँ, लिबिडो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है। बट यूंग ने क्या किया? यूंग ने इस जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉडन किया, उसने इसको बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी जो लिबिडो होता है वो जनरलाइज साइकिक एनर्जी होती है, यानी कि एक जनरल लाइफ फोर्स होती है जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है। इसके अंदर सेक्स इंक्लूड होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये सेक्स तक ही लिमिटेड हो, सेक्सुअल एस्पेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसके अंदर बाकी और जो लाइफ फोर्सेज होते हैं, बाकी जो एनर्जी होती है जो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि फ्रूइड ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया सेक्सुअलिटी पे, बट कार्ल यूंग ने उस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडन किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास डिसएग्रीमेंट कंसर्न्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, कि whereas Freud viewed human beings as prisoner or victim of past event, Jung argued that we are shaped by our future as well as our past। तो इसमें क्या है कि फ्रूइड ने ये बताया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी के ऊपर उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि उन्हीं के कारण उनकी किस तरह की पर्सनालिटी होगी वो डिटरमाइन होगा। बट कार्ल यूंग ने क्या बोला कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो पास्ट के साथ साथ हमारे जो फ्यूचर गोल्स है, फ्यूचर में जो एम्स है, हमारे एस्पिरेशंस है, वो चीज़ें भी हमारी पर्सनालिटी को शेप कर दी है। तो उन्होंने बोला कि हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों का रोल होता है हमारी पर्सनालिटी पे। बट फ्रूइड ने क्या बताया? फ्रूइड ने बताया कि हमारा जो पास्ट होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पास्ट के विक्टिम्स होते हैं, यानी कि पास्ट जो जैसा डिटरमाइन कर देगा वैसे ही उनकी आगे की पर्सनालिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया था? सेक्सुअलिटी का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों हमारे जो पर्सनालिटी है उसको शेप करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों का रोल होता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है अनकॉन्शियस का रोल। ठीक है, अनकॉन्शियस। हमने देखा कि फ्रूइड ने अनकॉन्शियस के ऊपर एम्फेसिस दी थी, बट हमारे जो कार्ल यूंग है उन्होंने फ्रूइड से भी ज़्यादा एम्फेसिस अनकॉन्शियस पे दी। वो हम आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे कार्ल यूंग ने पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर एम्फेसिस दी, और स्पेशली कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है साइकिक एनर्जी, अपोजिट, इक्विवेलेंस एंड एंट्रोफी। तो साइकिक एनर्जी समझते हैं कि हमने देखा कि जो फ्रूइड है उन्होंने लिबिडो को कैसे बताया। उन्होंने बताया कि ये लिबिडो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है। ठीक है, बट कार्ल यूंग ने बोला है कि
लिबिडो वॉज अ ब्रॉड अनडिफरेंशिएटेड लाइफ एनर्जी। तो यूंग ने ये बोला कि हमारी जो लिबिडो होती है वो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती, वो एक ब्रॉड एरिया है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हमारे जो जर्नल लाइफ फोर्सेज है वो सारे इंक्लूड होते हैं। ये एक जर्नल साइकिक एनर्जी है जो हर एक पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट में यूज होती है। तो उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ कोई अनडिफरेंशिएटेड नहीं है कि मान लो कोई स्पेसिफिक पार्ट की अलग हुई, ऐसा कुछ नहीं है, एक जर्नल टर्म है जिसका यूज होता है, ठीक है, टू शेप आर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट है वो हमारे साइकिक एनर्जी के कारण होते हैं, ठीक है। तो लिबिडो टर्म का उन्होंने दो तरीके से यूज़ किया। पहला तो एज अ डिफ्यूज एंड जनरल लाइफ एनर्जी, जो हम देखते आ रहे हैं कि पहला तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एस्पेक्ट या फिर एक ऐसा लाइफ एनर्जी जो फैली हुई है और जो जर्नल है, यानी कि सभी एस्पेक्ट में यूज़ होगी, ठीक है। और दूसरा फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव सिमिलर टू फ्रूइड्स एज अ नैरोअर साइकिक एनर्जी दैट फ्यूल्स द वर्क ऑफ पर्सनैलिटी विच ही कॉल्ड द साइकी। दूसरा उन्होंने फ्रूइड की तरह एक नैरो टर्म यूज़ की या नैरो तरीके से साइकिक एनर्जी को बताया। वो ये कि सिर्फ ये जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल का यूज़ होता है वैसे हमारी जो साइकिक एनर्जी है वो हमारे पर्सनैलिटी की काम करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जिसको उन्होंने साइकी बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारी लिबिडो का मीनिंग हो गया। लिबिडो का मीनिंग क्या बताया उन्होंने कि दो तरह से यूज़ किया। पहला तो एक डिफ्यूज और जनरल लाइफ एनर्जी, यानी कि हर एक एस्पेक्ट में इसका यूज़ होता है। दूसरा कि उन्होंने एक नैरो पर्सपेक्टिव में बता दिया कि हमारी जो फ्यूल, मतलब हमारी पर्सनालिटी को फ्यूल देने का काम कौन करती है, हमारी साइकिक एनर्जी करती है। सो यूंग ड्रू ऑन आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ साइकिक एनर्जी। ही प्रपोज 3 बेसिक प्रिंसिपल: अपोजिट, इक्विवेलेंस एंड एंट्रोफी। तो यूंग ने जो हमारी साइकिक एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स से कुछ आइडियाज़ लिए, फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स लिए और उसको इसके अंदर अप्लाई कर दिया और इसी तरह से उन्होंने साइकिक एनर्जी को बताया। तो उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए। पहला है हमारे पास अपोजिट प्रिंसिपल, दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल और तीसरा है हमारे पास एनेट्रोफी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन तीनों को हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपोजिशन प्रिंसिपल। सो ऑपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? यूंग्स आइडिया दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग प्रोसेसेस और टेंडेंसी इज नेसेसरी टू जनरेट साइकिक एनर्जी। तो इसमें ये बता रखा है कि साइकिक एनर्जी जनरेट कैसे होती है। ऑपोजिशन प्रिंसिपल में इन्होंने बताया जैसे मान लो कोई भी विश है या कोई भी फीलिंग है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ हमेशा होता है, जैसे कि मान लो लव वर्सेस हेट, इमोशन वर्सेस रैशनल। तो इन्होंने बोला कि जितना उन दोनों चीज़ों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी ही हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जितनी शार्प कॉन्फ्लिक्ट चीज़ों के बीच में होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली इसका आइडिया ये है कि दो कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, कोई भी टेंडेंसीज में, कोई भी प्रोसेसेस में कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, तभी हमारी साइकिक एनर्जी जनरेट होगी। तो ये हमारा ऑपोजिशन का प्रिंसिपल है। दूसरा हमारे पास है इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बताया कि द कॉन्टिन्यूइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद इन पर्सनैलिटी, इफ एनर्जी एक्सपेंडेड ऑन सर्टेन कंडीशन और एक्टिविटीज वीकन्स और डिसअपियर, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एल्सवेयर इन द पर्सनैलिटी। तो इक्विवेलेंस पर्सनैलिटी का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मान लो कोई एक हम काम कर रहे थे, ठीक है, तो अगर वहाँ से हमें एनर्जी ये दिखती है कि वहाँ पे एनर्जी वीक हो गई है या वहाँ से एनर्जी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी बिल्कुल ही नष्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एनर्जी दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र हुई है। तो इक्विवेलेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बस वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का मतलब है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास एंट्रोफी प्रिंसिपल। एंट्रोफी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक बैलेंस और इक्विलिब्रियम चाहती है। तो हमारे साइकिक एनर्जी क्या होती है, इस तरह से उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हर एक स्ट्रक्चर को वो हमारी हर एक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को वो साइकिक एनर्जी मिले, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकिक एनर्जी ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो ये हमारा एंट्रोफी प्रिंसिपल होता है कि हमने देखा है कि हमारी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट और एक हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम दोनों को बिल्कुल एक साथ रख देंगे तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का फ्लो तब तक होगा जब दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा एंट्रोफी प्रिंसिपल है कि अ टेंडेंसी टुवर्ड बैलेंस और इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी क्या चाहती है, एक बैलेंस और इक्विलिब्रियम का स्टेट अचीव करना चाहती है, ठीक है। तो इसमें इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो साइकिक एनर्जी होगी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा अक्रॉस ऑल ओवर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी की। मान लो अगर एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, तो अगर मान लो सारी साइकिक एनर्जी इस एस्पेक्ट में होगी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। और एक मान लो एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा रैशनल है, अगर मान लो सारी साइकिक एनर्जी इस एस्पेक्ट में होगी तो भी काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, इन दोनों का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा काम चलेगा। तो एंट्रोफी प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये हमारे 3 प्रिंसिपल्स।
अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी। इसको हम सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी बोल सकते हैं या कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आता है, कॉम्पोनेंट्स क्या है हमारे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, तो वो है हमारा ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो हमारा क्या आएगा, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड ईगो। तो इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस और सबसे ज़्यादा जो फोकस कार्ल यूंग ने किया वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे किया था। ठीक है, सो सबसे पहले ईगो पढ़ते हैं। तो ईगो हमारा ये समझ लो नॉर्मल कॉन्शियस को हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस में, उसी की तरह सेम है। सो इट इज़ अ सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जिस चीज़ के बारे में हम अवेयर होते हैं वो हमारा ईगो में आता है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ साइकी कंसर्न विद परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो ये इन सारी चीज़ यानी किसी चीज़ को समझना, सोचना, फील करना, किसी चीज़ को याद करना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एस्पेक्ट होता है हमारा वो ईगो होता है। ठीक है, सो इट इज़ आर अवेयरनेस ऑफ आर सेल्फ। ठीक है, कि हमारी खुद की अवेयरनेस किस में आएगी, वो हमारी ईगो में आएगी। और हम जो नॉर्मल में डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं वो किसके कारण करते हैं, वो हमारे ईगो के कारण करते हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी पर्सनैलिटी का बहुत छोटा पार्ट होता है। तो ये है हमारा ईगो। ईगो क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इट इज़ अ सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे जो परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग और रिमेम्बरिंग जितनी भी चीज़ें वो किसके कारण होती है, वो हमारी ईगो के कारण होती है। खुद के बारे में अवेयर होना और जो भी हम नॉर्मल डेली लाइफ में काम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो किसके कारण होती है, ईगो के कारण। और ये हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियस हमारा जो फ्रूट का कंसेप्ट था प्री कॉन्शियस, उसके कुछ जैसा है। ठीक है, उसके कुछ सिमिलर है। सो इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मटेरियल दैट वाज वंस कॉन्शियस बट हैज़ बीन फॉरगॉटन और सप्रेस्ड बिकॉज इट वाज ट्रिवियल और डिस्टर्बिंग। तो पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है, इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मटेरियल। रिजर्वॉयर क्या होता है कि कोई एक जगह जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो रिजर्वॉयर का मेनली मतलब होता है कि एक स्टोरेज की जगह। ठीक है, सो इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल क्या हो सकता है हमारे पास, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, ये हो सकता है। तो ये इन सारी मटेरियल का क्या है, एक स्टोरेज प्लेस है जो एक टाइम पे क्या थी, कॉन्शियस थी, हमारे अवेयरनेस पे थी। बट अब क्या हो गया, अब उनको हम भूल गए या फिर हमने उनको सप्रेस कर दिया। क्यों, क्योंकि या तो वो कम इंपॉर्टेंट थी या वो डिस्टर्बिंग थी या फिर पेनफुल थी। तो बेसिकली हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होगा कि इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मटेरियल, की एक स्टोरेज की ऐसी जगह है जिसके अंदर हमारे पास मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस होते हैं जो एक टाइम पे हमारे कॉन्शियस थे, हमारी अवेयरनेस पे थे, बट अब हमने उनको भूल चुके हैं या फिर हमने उनको सप्रेस कर दिया क्योंकि या तो वो कम इंपॉर्टेंट थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग और पेनफुल थे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आवर अटेंशन कैन वेंडर रेडिली फ्रॉम द पेज टू अ मेमोरी ऑफ समथिंग वी डिड यस्टरडे। कि जैसे मान लो एकदम आप इस पेज को देख रहे हो, ठीक है, इस स्लाइड को देख रहे हो, और एकदम से आप कहाँ चले गए, आप कल के कोई इवेंट आपको याद आ गया, तो वो कहाँ से आया, वो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस से ही आया। पर्सनल अनकॉन्शियस जैसे नाम इंडिकेट करे कि जो खुद का एक इंडिविजुअल के खुद के एक्सपीरियंस होते हैं वो इसके अंदर होता है। तो पर्सनली रिलेटेड होता है, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक हो सकता है ये। ठीक है, सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर स्टोर इन द पर्सनल अनकॉन्शियस। कि जितने भी तरह के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। एंड इट कैन बी लिंक टू अ फाइलिंग कैबिनेट। कि इसको हम एक कैबिनेट से वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम कैबिनेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग फाइल्स रखते हैं, ठीक है, तो अरेंज करते जाते हैं, वैसे क्या होता है ये भी हमारा एक कैबिनेट की तरह है जहाँ पे हमारे हर तरह के एक्सपीरियंस क्या होते हैं, फाइल होते जाते हैं, हमारे हर एक तरह के एक्सपीरियंस इसके अंदर स्टोर होते जाते हैं। सो एज वी फाइल मोर एंड मोर एक्सपीरियंस इन आवर पर्सनल कॉन्शियस वी बिगिन टू ग्रुप दैम इनटू व्हाट यूंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे आपने लाइब्रेरी देखी होगी, तो लाइब्रेरी में अब जब भी आप जाते हो तो आपको सारी जो बुक्स होती है वो बुक्स अरेंज्ड मिलती है। बुक्स हमारी अरेंज होती है कि हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर जो कैबिनेट है या शेल्फ है, यहाँ पे हमें साइकोलॉजी की बुक मिलेगी, यहाँ पे हमें फिजिक्स की मिलेगी, केमिस्ट्री की मिलेगी, लिटरेचर, नॉवेल्स, ऐसे अलग अलग होता है। और उसके अंदर भी क्या होता है कि साइकोलॉजी का पर्टिकुलर, जैसे सोशल साइकोलॉजी है या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है, उनकी बुक भी ऐसी ग्रुप्ड होती है। तो यही इसमें बता रखा है कि जितनी हमारे एक्सपीरियंस हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में फाइल्ड होते जाएंगे, जितने हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे करके वो एक ग्रुप में बनते जाएंगे। जिस तरह के मान लो सेम तरह की चीजें हैं तो वो एक ग्रुप बन जाएगी, और इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन बता रखी है। To Jung, a core pattern of emotion, memories, perception, and wishes in personal unconscious organized around a common thing such as a power or status.
कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका क्या है कॉमन थीम है, मतलब एक सेम चीज़ से जुड़ी हुई है, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आपस में क्या होगी, वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो उनको हम कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। तो ये होता है हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस। ठीक है, अब आता है हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूंग ने बताया। सो इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ साइकी, यानी कि सबसे जो गहरी, जैसे हमने उसमें अनकॉन्शियस पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड में, तो इसमें सबसे जो गहरी लेयर है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की, वो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। अब जैसे नाम हमने देखा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो कलेक्टिव और पर्सनल अनकॉन्शियस ये हमने दो किया। सो कलेक्टिव क्या होगा कि जो हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, जैसे नाम ही इंडिकेट करे शेयर्ड बाय ऑल होगा। और पर्सनल क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल का अलग होगा। सो इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ साइकी containing the accumulation of inherited experience of human and pre-human species। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, कि हम होंगे, पैदा होंगे तो ये हमारा जन्म से प्रेजेंट होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। सो इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, इसके अंदर वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने या जो हमारे दादा परदादा से पास होते आएंगे, जो हमारे उससे भी पहले मान लो प्री ह्यूमन स्पेसिस भी रही होंगी, मान लो हमारे पूर्वज रहे होंगे, वहाँ से पास होते होते आए हैं। तो जो एक्सपीरियंस ऐसे हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रहे हैं, जो इनहेरिटेड है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस जो क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, और जो हमारे पुराने ह्यूमंस है, जो हमारे पुराने पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, वहाँ से ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रहे हैं। ठीक है, सो यूनिवर्सल एंड इनहेरिटेड, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल हो उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, यूनिवर्स में कहीं भी हो उस तरह के कंसेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इनहेरिटेड हमने समझ लिया कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ठीक है, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस, हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। सो इट इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोल रहे हैं। सो यूंग लिंक्ड ईच पर्सन्स पर्सनालिटी विद द पास्ट, नॉट ओनली विद चाइल्डहुड बट ऑल्सो विद द हिस्ट्री ऑफ स्पेसिस, कि हमारे जो स्पेसिस है, हमारी जो प्रजाति है, हमारी जो स्पीसीज है, वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे हमने देखा था सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। बट यूंग ने क्या बोला कि यूंग ने सिर्फ चाइल्डहुड पे एम्फेसिस नहीं दिया, उन्होंने ये भी बताया कि जो ह्यूमन स्पीसीज की जो हिस्ट्री है, जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो भी हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं और वो भी हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है, आर्कीटाइप्स होते हैं। आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, कुछ यूनिवर्सल सिंबॉलिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सिंबॉलिक पैटर्न्स होते हैं, या फिर इनको प्राइमोर्डियल इमेजेस भी बोलते हैं, यानी कि कुछ पुरानी एंशिएंट ओरिजिनल इमेजेस जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। सो इट एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज इन मिथ्स, रिलीजन, सिंबल अक्रॉस कल्चर। कि अब देखो मान लो कोई भी कल्चर लो, वहाँ पे हमारा मदर गॉडेस का एक कंसेप्ट होता है, गुड वर्सेस इविल स्टोरी का कंसेप्ट होता है। तो ये कहाँ से आया, ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये हमें ध्यान रखना है कि ये इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से नहीं होता, ये इनहेरिटेड होता है। ठीक है, हर एक का यूनिक नहीं होता, इट इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। तो ये एक कलेक्टिव जो कंसेप्ट है वो हमें ध्यान रखना होगा। सो आर्कीटाइप्स इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि आर्कीटाइप्स बेसिकली होता क्या है। सो आर्कीटाइप्स आर द इमेजेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस कंटेन इन कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, तो जो हमने देखा कि एक मेंटल इमेज हमारे अंदर बनती है ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, की जो भी हमारे पूरी दुनिया में या पूरे हमारे स्पेसिस ने, जो हमारी प्री ह्यूमन स्पेसिस है, जो हमारे एंसेस्टर है, पूर्वज है, उनके जो भी एक्सपीरियंस है वो पास होते जाते हैं, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होते हैं। सो ही यूज द टर्म प्राइमोर्डियल इमेजेस। ठीक है, उन्होंने कौन से टर्म यूज की इनके लिए, प्राइमोर्डियल इमेजेस, क्योंकि ये पुरानी एंशिएंट ओरिजिनल इमेजेस होती हैं इसलिए। सो अमंग द आर्कीटाइप्स यूंग प्रपोज द हीरो, द मदर, द चाइल्ड, गॉड, डेथ, पावर एंड द वाइस ओल्ड मैन। तो ये कुछ कंसेप्ट है, ये हमने देखा होगा कि किसी के अंदर भी देख लो, ये सारी जो इमेजेस होती है मेंटल इमेजेस, ये सबके अंदर ही प्रेजेंट होती है। हीरो का कंसेप्ट देख लो, मदर का कंसेप्ट देख लो, बच्चे को हम इनोसेंस से एसोसिएट करते हैं, गॉड, डेथ, पावर, वाइस ओल्ड मैन, ये सारे कंसेप्ट हर एक
इंडिविजुअल के अंदर मिलेंगे। और ये क्या है, ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आर्कीटाइप्स ही हैं, ठीक है। सो आर्कीटाइप्स क्या है, इमेजेस ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, कि हमारे जो पूरे यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है उसकी हमारे अंदर इमेजेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आर्कीटाइप्स बोलते हैं। और ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होंगे। तो जो मेन आर्कीटाइप्स हमें पढ़ने हैं वो है पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शेडो एंड सेल्फ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सोना आर्कीटाइप क्या होता है। सो इट इज़ अ मास्क, अ पब्लिक फेस वी वियर टू प्रेजेंट आवरसेल्फ एज समवन डिफरेंट फ्रॉम हु वी रियली आर। अब हमने देखा होगा कि हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, तो क्या हम बिल्कुल सेम तरह से एक्ट करते हैं हर सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर एक सिचुएशन में अलग तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। एक मास्क लगा के घूमते हैं और खुद को उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरह से एक्ट करेंगे, अगर मान लो हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, टीचर के सामने अलग, घर पे अलग, कोई फॉर्मल सिचुएशन में अलग। तो हम हमारी जिस तरह की सिचुएशन होती है हम उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो इसलिए पर्सोना को एक मास्क की तरह एक्ट करता है, मास्क की तरह बोला गया है, ठीक है। सो अ पब्लिक फेस वी वियर टू प्रेजेंट आवरसेल्फ, कि हम जो नेचुरली होते हैं, मान लो नेचुरली हमारी पता नहीं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो पर्सोना आर्कीटाइप होगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एनिमा एंड एनिमस। तो इसको ध्यान से समझना है कि एनिमा एंड एनिमस क्या होता है। कि एनिमा एंड एनिमस आर्कीटाइप रेफर टू यूंग्स रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन आर एसेंशियली बाइसेक्सुअल। तो ह्यूमंस बाइसेक्सुअल होते हैं। अब बाइसेक्सुअल उन्होंने सेक्सुअलिटी के एस्पेक्ट से नहीं बोला, उन्होंने ये बताया कि उनके अंदर एक दूसरे की क्वालिटीज़ होती है, एक दूसरे के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल ईच सेक्स मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर सेक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेंचुरीज ऑफ लिविंग टुगेदर। कि हमने देखा कि मेल और फीमेल कितने ज़्यादा सेंचुरीज, मतलब पता ही नहीं कितने ज़्यादा समय से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं। तो इसी कारण उनके अंदर जो एक दूसरे की क्वालिटीज़ है वो एक दूसरे के अंदर आने लगती है, ठीक है। मेल की कुछ क्वालिटीज़ है वो फीमेल्स के अंदर आने लगती है, फीमेल्स की कुछ क्वालिटी मेल्स के अंदर आने लगती है। तो यही बेसिकली हमारा एनिमा और एनिमस का कंसेप्ट है। सो द साइकी ऑफ वुमेन कंटेन मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमस आर्कीटाइप्स। कि मान लो फीमेल होती है, ठीक है, ठीक है। द साइकी ऑफ वुमेन कंटेन मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स, जो फीमेल होती है उनके अंदर कुछ हमारे मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स आना, मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स आना, ठीक है। फीमेल्स के अंदर कुछ मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स आना, जैसे कि नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि मेल्स ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा रैशनल होते हैं, ठीक है। तो वो एस्पेक्ट्स किस में आ गए, वो फीमेल्स में आना। तो इसको, इस जो आर्केटाइप है इसको हम बोलेंगे एनिमस, ठीक है, एनिमस। ध्यान रखना, एनिमस क्या होता है कि फीमेल के अंदर कुछ मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स के ट्रेट्स आना, तो उसको हम एनिमस बोलेंगे। और एनिमा क्या बोलेंगे, एनिमा होता है कि जब मेल के अंदर, जो मेल होता है उसके अंदर कुछ फेमिनाइन एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है, फेमिनाइन एस्पेक्ट्स, तो इस चीज़ को हम एनिमा बोलते हैं। तो जब हमारे मेल के अंदर कुछ फेमिनिन एस्पेक्ट्स जैसे कि लविंग, केयरिंग, इस तरह के कुछ ट्रेट्स होते हैं तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एनिमा में आता है। तो ये हमने देखा है कि प्रॉपरली ये नहीं होता कि प्रॉपरली मेल के ये जो एस्पेक्ट्स है वो मेल में ही है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक शेयर्ड होता है, ठीक है। कि मेल के कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे फीमेल्स में होते हैं, फीमेल्स के कुछ ट्रेट हमारे मेल्स के अंदर होते हैं, ऑल्दो उनकी जो इंटेंसिटी होती है, डिग्री होती है, वो वेरी कर सकती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास शेडो आर्कीटाइप। शेडो आर्कीटाइप इट इज़ द डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड द आर्कीटाइप दैट कंटेन बेसिक प्रिमिटिव एनिमल इंस्टिंक्ट एंड देयरफॉर हैज़ द डीपेस्ट रूट ऑफ ऑल आर्कीटाइप्स। तो इसमें क्या होता है शेडो आर्कीटाइप में, जो एक इंडिविजुअल की डिज़ायर्स होती है, कुछ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें आती है। जेलिसी, हॉस्टिलिटी, इस तरह की जो क्वालिटीज़ या जो इस तरह की उसकी इंस्टिंक्ट है वो सारी हमारी शेडो आर्कीटाइप में आएगी। हमने देखा होगा कि एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मॉरल्स जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती है ना, तो वही, तो शेडो आर्कीटाइप हमारा क्या होता है, एक इमोरल होता है। तो जो हमारी बैड क्वालिटीज़ होती है वो सारी हमारी, ये समझ लो, शेडो आर्कीटाइप में होती है। सो बिहेवियर दैट सोसाइटी कंसीडर इविल एंड इमोरल रिसाइड इन द शेडो। तो जो हमारी सोसाइटी है वो कुछ बिहेवियर को इविल और इमोरल कंसीडर करती है, तो वो सारे जो बिहेवियर होते हैं वो हमारे किस में लाई करते हैं, शेडो में लाई करते हैं। तो ये हमारा शेडो आर्कीटाइप होता है। तो शेडो आर्कीटाइप भी हमने देखा होगा कि किसी भी, कोई भी कल्चर ले लो वहाँ पे हमें शेडो आर्कीटाइप भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शेडो आर्कीटाइप है। इसमें क्या होता है कि ऐसी इस तरह की इंस्टिंक्ट्स होती है जो हमारी सोसाइटी इविल और इमोरल कंसीडर करती है, और इनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती। हॉस्टिलिटी, जेलेसी, इस तरह की जो हमारे ट्रेट्स होते हैं या इस तरह की जो इंस्टिंक्ट्स होती है और जो बिहेवियर होते हैं वो हमारे शेडो आर्कीटाइप में लाई करते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा सेल्फ आर्किटाइप। तो इसमें यूंग ने क्या बताया, टू यूंग द आर्किटाइप दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। तो हमारी जो टोटल पर्सनैलिटी होती है, पूरी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है, वो चाहती है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, एक यूनिटी अचीव करना चाहती है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हो उनका एक सारा बैलेंस हो। तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा सेल्फ आर्किटाइप में आता है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं जितना भी हमने किया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया। तो इंट्रो में हमने क्या किया कि जो ये थ्योरी है वो किसने दी, कार्ल यूंग ने। ये थ्योरी हमारी दी कार्ल यूंग ने। और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी। और फिर हमने देखा कि इनके अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट था। तो 3 हमने पॉइंट्स पढ़े जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था। सो डिसएग्रीमेंट हमारा किस पे था, पहला कि रोल ऑफ सेक्सुअलिटी पे, दूसरा हमारा था पास्ट प्लस फ्यूचर इवेंट्स। यूंग ने बताया कि पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स दोनों एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा था हमारा रोल ऑफ अनकॉन्शियस, कि हमारे जो यूंग है उन्होंने अनकॉन्शियस के ऊपर फ्रूड से भी ज़्यादा एम्फेसिस दी। उसके बाद में हमने लिबिडो समझा। तो लिबिडो हमारा क्या था, लिबिडो को 2 तरह से बताया कि यूंग ने लिबिडो की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने बताया कि ये हमारा जर्नल लाइफ फोर्स होता है। ठीक है, एक ब्रॉडन टर्म में बता दिया, जर्नल लाइफ फोर्स होता है जो हमारी सारी पर्सनालिटी की जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, सबको इन्फ्लुएंस करता है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया, एक नैरो टर्म में बताया कि इट फ्यूल्स द पर्सनालिटी। ठीक है, फ्यूल्स द वर्क ऑफ पर्सनालिटी। तो दूसरा उन्होंने ये बताया। फिर हमने इसके अंदर 3 प्रिंसिपल पढ़े कि उन्होंने साइकिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 प्रिंसिपल दिए। तो पहला था हमारा अपोजिट का प्रिंसिपल, अपोजिट। दूसरा था हमारा इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल, और तीसरा था हमारा एंट्रोफी का प्रिंसिपल। तो हमारा अपोजिट प्रिंसिपल में क्या होता है कि ये बताया कि जो भी हमारे लाइफ फोर्सेस होते हैं, जो भी हमारी विश होती है, उनके कुछ ना कुछ अपोजिट ज़रूर होता है। और हमारी जो साइकिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी होता है। इक्विवेलेंस में क्या बताया कि जो हमारी एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अगर मान लो कहीं से एनर्जी कम हो रही है तो ये उसका ये मतलब नहीं है कि वो टोटली खत्म होगी, पर वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तीसरा हमारे पास एंट्रोफी है। एंट्रोफी का मतलब है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चाहती है कि हर एक जो हमारा एस्पेक्ट है, हर एक जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो साइकिक एनर्जी का। तो ये हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद में हमने किया सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी। सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी में हमने देखा ईगो। सबसे पहले हमने किया ईगो। तो ईगो क्या होता है, इट इज सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हम थिंकिंग, फीलिंग, परसीविंग ये सारा कुछ करते हैं वो हमारा ईगो के कारण करते हैं। और हम अगर हमारे बारे में अवेयर है तो वो भी ईगो की वजह से है। और ये इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये हमने किया। फिर दूसरा हमने किया पर्सनल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस, तो पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होता है कि इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ मटेरियल, कि ये एक ऐसा स्टोरेज प्लेस है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन का, जिसके बारे में हम एक टाइम पे तो अवेयर थे, बट अभी हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, हम उसको भूल चुके हैं या हमने सप्रेस कर दिया, क्योंकि या तो वो मेमोरीज हमारे लिए डिस्टर्बिंग थी, पेनफुल थी, या फिर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। सो इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे किस में स्टोर होते हैं, वो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में होते हैं। और हमने एक एग्जांपल किया था कि कैबिनेट का। और इसके अंदर मान लो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आते रहते हैं तो वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ये हमने पर्सनल अनकॉन्शियस में किया था। फिर हमारे पास आता है तीसरा हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इट इज़ यूनिवर्सल एंड इनहेरिटेड। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, इनहेरिटेंस हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे जो एंसेस्टर है, पूर्वज रहे हैं, उनके सारे भी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आते हैं। और ये इनहेरिटेड होता है, यूनिवर्सल होता है, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। तो ये हमने कलेक्टिव अनकॉन्शियस में किया। और इसके अंदर हमारे पास आर्कीटाइप्स होते हैं। ठीक है, और आर्कीटाइप्स हमने पढ़े ही थे। कौन कौन से आर्कीटाइप्स हमने पढ़े, हमने पहला देखा पर्सोना आर्कीटाइप,
दूसरा हमारे पास एनिमा एनिमस, ये तो हमारा एक मास्क जो हम वियर करते हैं और खुद को जो हम रियल पर्सनैलिटी है उससे अलग दिखाते हैं, वो हमारा पर्सोना आर्कीटाइप। एनिमा एनिमस होता है कि हम बाइसेक्सुअल होते हैं, कि मतलब एक दूसरे की क्वालिटीज़, मेल और फीमेल की क्वालिटीज़ एक दूसरे के अंदर होती है, ठीक है। और जैसे एनिमा क्या होता है, एनिमा होता है कि जो मेल के अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट्स है, एनिमस क्या होता है जो फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स है। शेडो आर्कीटाइप हमारी डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी, इसमें सारी इंस्टिंक्ट्स, प्रिमिटिव एनिमल इंस्टिंक्ट्स आती है जो सोसाइटी इविल और इमोरल कंसीडर करती है। सेल्फ आर्कीटाइप क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिटी, इंटीग्रेशन और हारमनी चाहती है, तो ये हमारा सेल्फ आर्कीटाइप होता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो बाकी हमारे टॉपिक्स रह गए इसके अंदर वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thank you for watching it.